तो चलिए आज बात करेंगे हम कार्नोट इंजन की। आज बात करेंगे हम कार्नोट इंजन की। ऑलरेडी इसको आप देखने के पहले, इस वीडियो को देखने के पहले प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, जो मैंने हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में डील किया है, क्योंकि उसको आप अच्छे से समझोगे तब ये चीजें समझ में आएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। कार्नोट इंजन भी एक तरह का इंजन है। ये हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप तीनों पर एप्लीकेबल है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, पहली बात कि ये हमारे फॉर्मूले से देखो, आप जो पहले प्रूफ होके आ चुके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ इधर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जा रहा हूं। ठीक है, तो देखो आप इसमें बात करते हैं हम। ये सारे देखो हम लोग पहले ही लिख दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कोई प्रोसेस 1 to 2 जा रहा है तो प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए, एडियाबैटिक के लिए क्या क्या रिलेशंस है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम व्हाट इज कार्नोट इंजन। ये कार्नोट इंजन हमारा क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं हम अब डिटेल में कि व्हाट इज कार्नोट इंजन। ठीक है, पहली बात तो ये जो कार्नोट इंजन था, ये जो साइकिल हमने सर्च किया था, ये जो साइंटिस्ट थे हमारे निकोलस कार्नोट, इन्होंने सर्च किया था अबाउट 1824 में स्टडी किया था, उन्होंने निकाला था। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि ये बेस्ड क्या है, किस पर बेस्ड है। पहली बात तो ये जान लो कि ये भी कार्नोट इंजन भी एक तरह का क्या है, इंजन है। बट ये कैसा इंजन है, इट इज अ आइडियल इंजन। इट इज अ आइडियल इंजन। पहली बात तो ये है कि ये आइडियल इंजन है, आइडियल इंजन। और ये एक थ्योरेटिकल साइकिल है, थ्योरेटिकल साइकिल पर बेस्ड है। ये थ्योरेटिकल साइकिल पर बेस्ड है, मतलब 100% हम ऐसा हो नहीं सकता। हम कुछ अजम्पशन के साथ ये पूरे साइकिल जो हम बनाने वाले हैं, जिस पर ये बेस्ड होता है इंजन, उसका स्टडी करते हैं। अच्छा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जैसे पहले हमने जो इफिशियंसी निकाला था कोई भी हीट इंजन का नॉर्मल, वो हमने निकाला था 1 माइनस QL/QH। ये सिंक में हीट रिजेक्टेड था, ये सोर्स में हीट जो हम सप्लाई हमने किया था। तो ये जो था नॉर्मल हीट इंजन का, ये दोनों प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल था। ये एप्लीकेबल टू बोथ, ये याद रखना है हमें, जो नॉर्मल हमारा ये वाला फॉर्मूला आया था। अब हम देखते हैं कि कार्नोट इंजन कैसे डिफर है। अब कार्नोट इंजन जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं होने वाला है। और क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस पर बेस्ड है, इसलिए इसकी जो इफिशियंसी निकलेगी, ये मैक्सिमम इफिशियंसी होगी दूसरे इंजन से। एक जो कार्नोट इंजन हमें एफिशिएंसी देने वाला है, इट हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी देन द अदर, मैक्सिमम एफिशिएंसी देन द अदर। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो हमने पाथ को फॉलो किया है इनिशियल में, फिर से फाइनल हम उसको अचीव कर लेंगे ऑन द सेम पाथ। तो इसमें लॉसेस क्या होगा, बहुत कम लॉसेस होंगे, माइनर होगी, नेग्लिजिबल होगी। अगर लॉसेस आपका कम होगा तो हमें वर्क आउटपुट क्या है, ज्यादा मिलेगा, इसलिए इसका एफिशिएंसी दूसरे से मैक्सिमम है। अब देखते हैं, अब जो है इसमें होने वाला क्या है कि ये जो हमारा आने वाला है, ये हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है और उसकी जो एफिशिएंसी होती है जो कार्नोट इंजन की, वो होने वाली है TL/TH। और ये बताने वाला है कि ये जो इंजन है, ये सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रहा है। सोर्स
और सिंक, ये सोर्स का टेम्परेचर होता है, ये सिंक का, पहले भी हीट इंजन में मैंने बता दिया है। तो ये सिर्फ टेम्परेचर पर ही, टेम्परेचर लिमिट्स पर ही डिपेंड करता है। इसमें कोई भी फ्यूल डाल दो, ये फ्यूल पर डिपेंड नहीं करता है। आप गैस डाल दो, स्टीम डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा, अपने फ्यूल पर डिपेंड नहीं करेगा, बस किस पर करेगा, टेम्परेचर लिमिट्स पर काम करेगा, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर। अगर दो इंजन हमें मिल गया है जिसका टेम्परेचर लिमिट सेम है तो उसकी इफिशियंसी भी सेम ही होगी। तो हम ये प्रूव करते हैं कि ये आया कैसे है, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं, जैसा कि मैं बताया कि ये जो हमारा कार्नोट इंजन है वो बेस्ड है कार्नोट साइकिल पर। तो हम पहले देख लेते हैं, एक साइकिल प्लॉट कर लेते हैं कि ये कैसे, ये प्रोसेस कैसे करता है। तो हमने दो तरह के इंडिकेटर डायग्राम लिए हैं, एक प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम दिया है और उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और इंट्रोपी का डायग्राम दिया है, टेम्परेचर और इंट्रोपी का डायग्राम दिया है। सारी चीजें एक हाइलाइट्स के लिए आपको फॉर्मूलास वगैरह कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप प्लीज इसको रिमाइंड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो आप, तो होता क्या है कि ये जो हमारा कार्नोट साइकिल है, ये कार्नोट साइकिल जो है, पहली बात तो है कि इसमें 4 प्रोसेस होने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्रोसेसेस, एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 प्रोसेसेस है। फर्स्ट में क्या होता है कि 1 to 2, देखो एक 1 to 2 जो होने वाला है, 1 to 2, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये 1 to 2 एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। दूसरा 2 to 3 जो है ये एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस 0, एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल्टा क्यू 0, और एक रिलेशन है हमारा, देखो हीट और इंट्रोपी में, चेंज इन हीट इक्वल टू टी डेल्टा एस इंट्रोपी। तो अगर Q 0 होने वाला है तो इंट्रोपी भी एक तरह से, इंट्रोपी चेंज भी क्या हो जाएगा, 0। तो वही आइसेंट्रोपिक मतलब जिसका इंट्रोपी भी सिमिलर रहे, चेंज 0 मतलब सेम रहे, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तीसरा प्रोसेस देखते हैं हम, 1 to 2 आइसोथर्मल, 2 to 3 एडियाबैटिक, 3 to 4 अगेन आइसोथर्मल। अब देखो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है 1 to 2, तो बोल सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस मतलब क्या हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम देखो यहाँ पर वॉल्यूम कुछ V1 है और V2, तो V2 क्या है, बड़ा एक्सपैंड कर रहा है, गैस एक्सपैंड कर रहा है। तो 1 2 कैसा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। 2 to 3 देखो एडियाबैटिक, ये भी एक्सपेंशन है क्योंकि 2 का जो वैल्यू है वॉल्यूम का वो 3 के वॉल्यूम, 3 का जो स्टेट है वॉल्यूम का उससे कम है, तो इसमें वॉल्यूम क्या है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, एडियाबैटिक आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ये भी कैसा प्रोसेस है, एक्सपेंशन प्रोसेस है, एक्सपैंड कर रहा है गैस। अब थर्ड प्रोसेस देखते हैं 3 to 4, ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, बट क्या हो रहा है, वॉल्यूम देखो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इधर क्यों हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कंप्रेशन प्रोसेस है। तो 3 to 4 क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करोगे तो ये T0 या इसको लिख सकते हैं हम कि इस प्रोसेस में क्या है, T1 इक्वल टू T2, T1 इक्वल टू T2, T1 और T2 एक ही है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये सोर्स का टेम्परेचर है, ये सोर्स का टेम्परेचर है, इसको हमने TH मान लिया है, ठीक है ना। और आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी 3 to 4 सेम होने वाला है कंप्रेशन, तो इसमें हम मान लेते हैं कि 3 to 4 दोनों का टेम्परेचर सेम है और इसको हमने नाम दे दिया TL। ये यहाँ पर सोर्स जो है वो आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहा है और यहाँ सिंक में आइसोथर्मली कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब फोर्थ प्रोसेस देखते हैं हम, 4 to 1, ये एडियाबैटिक, again it is a adiabatic isentropic compression process
प्रोसेस, ठीक है ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी जान लो कि जो प्रोसेस एडियाबैटिक होता है वो आइसेंट्रोपिक हो, एकदम 100% आइसेंट्रोपिक होता है, लेकिन जो प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है सेम एंट्रोपी वाला वो एडियाबैटिक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो आप क्या हो रहा है कि अब जरा इसको स्टडी करते हैं हम कैसे कैसे हो रहा है। अब देखो इस साइकिल में क्या हुआ कि 1 to 2 जो हमारा है 1 to 2 आइसोथर्मल क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। अब क्या हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा, एक तरह से घटना, ड्रॉप होना, कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सोर्स हमें हीट देता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इस टेम्परेचर, ये सोर्स का टेम्परेचर है, ये क्या किसका टेम्परेचर है, सोर्स का। इस सोर्स के थ्रू हीट मिला है, सोर्स ने हमें कुछ हीट इनपुट हमने दिया, सोर्स में हमने हीट इनपुट दिया है, सोर्स में हमने हीट इनपुट दिया है QH। तो ये 1 to 2 गया। अब ये वाला प्रोसेस 2 और 3 देखो ध्यान से, ये क्या है 2 और 3 प्रोसेस जो है एडियाबैटिक है, यानी यहाँ पर इस प्रोसेस में कोई भी हीट इन नहीं हुआ, ये चेंजेस 0। अब ये सिंक है, अब देखो यहाँ कंप्रेस हो रहा है, अगर हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस कर रहे हैं वॉल्यूम को तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ का जो टेम्परेचर 3 पर TL है, ये टेम्परेचर TL जो है सिंक का टेम्परेचर, ये कंप्रेस करेंगे तो बढ़ना चाहिए। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या किया हमने, कुछ सिंक में हमने हीट रिजेक्ट कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया, QL नाम दे दिया। प्लीज ये इंजन को देख लेना तभी समझ में आए। अब 4 to 1 भी ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे हीट इनपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हीट इनपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो इसी ग्राफ पर TS ग्राफ पर हमने क्या किया है, TS ग्राफ पर हमने क्या किया है, देखो 1 to 2 आइसोथर्मल टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। फिर 2 to 3 क्या था, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक, मतलब सेम एंट्रोपिक। तो देखो ये एंट्रोपी का स्केल है तो ये स्ट्रेट लाइन गया। फिर 3 to 4 फिर क्या, आइसोथर्मल, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट और कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। और 4 to 1 फिर से आइसेंट्रोपिक, एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक मतलब सेम एंट्रोपी, तो ये लाइन ऊपर की गई कंप्रेशन, तो ये बन गया। अच्छा अब देख लो कि ये कैसे हम प्लॉट करते हैं कि भैया जो आइसोथर्मल है वो ऐसे और ऐसे, मतलब दोनों में क्या कैसे जज करें। तो जब भी ग्राफ में हमारा दो प्रोसेस दिया हुआ है हमारा, तो उसमें याद रखना कि एडियाबैटिक का जो स्लोप है वो ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का कम होता है। तो ग्राफ दिया, आपको पहचानने दे दिया कि कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है और कौन सा आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो एडियाबैटिक के स्लोप से कम होता है, ठीक है, उसमें वही शो किया है। अब देखते हैं हम, तो हमारे पास क्या है कि हमने हीट इंजन में जानते हैं, हीट नॉर्मल हीट इंजन को हमने देख लिया था कि इफिशिएंसी जो है वो यही है, ठीक है, QL/QH होता है। चलिए अब देखो यहाँ ध्यान से, क्योंकि 1 to 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, 1 to 2 कैसा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या डालते हैं कि डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये होता है ना। अब क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये 1 to 2 की बात कर रहे हैं हम, 1 to 2, अगर हम ऐसे ही लिख दें, हम 1 to 2 की बात कर रहे हैं, 1 to 2 प्रोसेस है। ये कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम जानते हैं कि इंट्रोपी जो इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, इसका 0 होगा, ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली बता रखा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा हीट इनपुट है दे रहे हैं वो पूरा का पूरा किसमें खर्च हो जाएगा, वर्क करने में, पूरा का पूरा हमें किसमें खर्च हो जाएगा, वर्क करने में। यानी QH इक्वल टू क्या हो जाएगा, W12 हो जाएगा, ठीक है ना। और QH देखो आइसोथर्मल में वर्क होता क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर 1 to 2 कोई प्रोसेस है तो उसका फॉर्मूला ये है, देखो 3 तरह के फॉर्मूले हैं जो भी आप यूज कर लो। हम जान रहे हैं कि यहाँ जो है प्रेशर P1 V1 और टेम्परेचर TH है, ये 2 पर हमारा P2 V2, यहाँ पे TH है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है हमारा P3 V3 और TL है, और ये हमारा 4th पर P4
V4 और TL है। ये प्रॉपर्टीज है इस पॉइंट्स पर क्या है, ये प्रॉपर्टीज है हमारा। तो पहले 1 और 2 में जाते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो हम वॉल्यूम के बारे में रिलेशन निकालते हैं। हम वॉल्यूम वाला इन तीन हमारा फॉर्मूला रेडी जो हमने पहले प्रूफ किया है उसमें से हम इसको चुन लेते हैं, वॉल्यूम वाले को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि क्या होने वाला है 1 to 2। देखो n नंबर ऑफ मोल्स r गैस कांस्टेंट और t कौन सा टेम्परेचर है, Th नेचुरल लॉग फिर कौन सा फाइनल वॉल्यूम क्या है V2 और इनिशियल V1, तो नेचुरल लॉग V2 by V1। ये निकल गया हमारा QH। प्रोसेस 1-2 में हमारा QH निकल दिया, हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखो इस पर तो हमारे कोई हीट इनपुट्स है नहीं, इसमें और इसमें। अब हम जरा QL की बात कर लेते हैं। फिर से एक ऐसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो QL हम निकाल लेते हैं। और ये कहां से कहां जा रहा है, 3 to 4। अच्छा, इसमें एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसलिए ये हीट क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा भी आप हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव है, ये हीट दे रहे हो तो पॉजिटिव। ये हीट रिजेक्ट होने वाला है तो क्या है, नेगेटिव। और क्यों, ये कंप्रेशन भी हो रहा है तो ऐसा भी वर्क नेगेटिव। 3 to 4। फिर से नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या है, TL है और लॉग। अब जरा ध्यान देखना, फाइनल वॉल्यूम क्या है, V4। फाइनल वॉल्यूम क्या है, V4, इनिशियल V3। अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा V4 by V3, ये V3। अब क्या है, ये नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या है, V3 को ऊपर कर देंगे, V4 को ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा जो आ जाएगा पॉजिटिव में। अगर हम करेंगे ये QL पॉजिटिव आ जाए तो NRTL ln V3 by V4 हमने पॉजिटिव करके छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गया, QH भी मिल गया हमें और QL भी निकल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं, ये निकल के आ गया। अब जो हमारा इफिशिएंसी है इसमें हम पुट कर देते हैं, इफिशिएंसी 1 माइनस QL क्या है, NRT1 नेचुरल लॉग V3 by V4 यही है, बाय नेचुरल लॉग RTH ln V2 by V4। देखो हमने क्या बोला था, कार्नोट इंजन में ये जो इफिशिएंसी है वो कुछ TL by TH आने वाला है। तो TL और TH को छोड़ के कुछ ऐसा हमने वैल्यू निकालना होगा कि ये टर्म बाकी टर्म हमारे कैंसिल हो जाए, तो देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि कोई प्रोसेस एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या रिलेशन होता है, PV टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट, यही होता है ना। तो ये हमारा क्या है, 2 और 3। हमें रिलेशन देखो वॉल्यूम में, इनमें रिलेशन निकालना है, V3 V4 और V2 V2 और V4, ठीक है। तो हम एक रिलेशन निकालने वाले हैं, ये V1 है हमारा, ठीक है, V2 V1, ठीक है। तो किसी भी देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, और जनरल हम जाने टेम्परेचर के टर्म में अगर हम जानते हैं रिलेशन होता है, अगर एक जनरल हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, तो प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, कुछ इस तरह का रिलेशन है, या प्रेशर को हम लिख सकते हैं T/V भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एडियाबैटिक कोई प्रोसेस है उसमें ऐसा रिलेशन है, या हम इसको लिख सकते हैं TV टू द पावर गामा और एक V नीचे, इस प्रेशर की जगह अगर पुट करेंगे तो कांस्टेंट, और इसको एक V को ऊपर ले जाएंगे तो गामा है ये ऊपर जाएगा तो V टू द पावर गामा और V टू द पावर -1 बेस सेम है तो वो जुड़ जाएगा, तो V टू द पावर क्या हो जाएगा, V टू द पावर गामा -1, V टू द पावर गामा
1 लिख देंगे तो ये प्रोसेस क्या होगा, टी वी पर गामा बराबर कांस्टेंट। तो ये भी एक रिलेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। तो ये अब मैं हटा रहा हूं। तो अब हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो आ गया हमारा टी वी टू दी गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, ठीक। तो अब प्रोसेस को देखते हैं। एक 2 और 3 कैसा प्रोसेस है, 2 3 हमारा कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है 2 3। तो हम देखते हैं T2 बाई वी टू दी पावर गामा माइनस 1, ठीक है। और 4 1 भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, हम दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। तो ये हो गया 4/1 और ये T2 ये हमारा क्या है, TH है, ये हमारा TH है। देखो ये हमारा क्या है, TH है, हमारा क्या है, TH है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को भी देखो क्या है, तो यहां पर ये TL है और 1 तो लिख सकते हैं TLV4 गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको आप देख लेना, बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं TL/TH, हमें TL/TH चाहिए, तो TL/TH, ठीक है, TL/TH। ये क्या हो गया, V2/V4 टू द पावर गामा माइनस 1, ये क्या हो गया, गामा माइनस 1, ठीक है। ये एक रिलेशन निकल के आया, इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। ये एक रिलेशन निकल के आया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हमने दो प्रोसेस किया, 2 2 3 वाले को हमने सॉरी इसमें हमारा गलत हो गया, 2 2 3 प्रोसेस को हम अगर करते हैं, यहाँ 3 होगा, सॉरी 2 और 3 एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो 2/3 हो जाएगा, 2/3। ये 2 और 3 प्रोसेस को कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, 2 और 3 में रिलेशन हमने निकाल दिया, TH/V2 गामा टू द पावर TL/V3 गामा माइनस 1, ये रिलेशन निकाल गया। अब एक प्रोसेस इसको देख लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस 4/1 को। तो 4/1 में भी क्या है, TL 4 की जगह क्या है, TLV4 गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 में क्या है, THV1 गामा माइनस 1। हमें TL/TH चाहिए, तो TL/TH कर दिया हमने। तो ये क्या निकल के आ गया, V4 इधर आ गया, तो V1/V4 टू दी पावर गामा माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि V2/V3 इक्वल टू V1/V4, ठीक है, कह सकते हैं ना हम। अब हमने क्या किया कि V2/V1 चाहिए, तो हमने V1 को इधर ले लिया, तो क्या हो गया, V2/V1 इक्वल टू V3/V4, इक्वेशन नंबर 5। ये रिलेशन आ गया हमारा, यानी यहां पर अब इस इक्वेशन में इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, को हटा रहा हूं। तो अब देखो क्या हो गया, तो अब हम किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दे n, अच्छा ये इधर हटा दो, इसको पहले ही हटा दो, तो हमारे पास क्या बचा, TL ln नेचुरल लॉग V3/V4 बाय TH नेचुरल लॉग। अब देखो V3/V4 V2/V1 ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो V2/V1 की जगह V3/V4 भी लिख सकते हैं, तो V3/V4 हमने लिख दिया, तो आपस में इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया एफिशिएंसी, 1 माइनस TL/TH, ये एफिशिएंसी आ गई हमारी। और ये याद रखना है कानून, ये चीज हमें हमेशा याद रखना है कि जो भी हम टेम्परेचर लेंगे इस केस में वो केल्विन में ही होना चाहिए, उसकी यूनिट किस में होनी चाहिए, केल्विन में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, केल्विन में होनी चाहिए। और केल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आपका दिया हुआ है तो 273 प्लस जितनी डिग्री सेंटीग्रेड दी है इक्वल कर दोगे तो वो
केल्विन हो जाएगा। लेट्स से कि 10 डिग्री टेम्परेचर दिया है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें 283 जोड़ देना तो 283 केल्विन हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, यही उसका ऐसा यूनिट है, ये भूलना कभी भी नहीं है। लेट्स से एग्जांपल हमारे पास कि सोर्स का टेम्परेचर 500 है और सिंक का जो टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे पास 300 केल्विन, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो इफिशिएंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस TL/TH, यानी 1 माइनस 300/500, TL 300/500, ये कट जाएगा तो क्या जाएगा 2/5 इक्वल टू 0.4, ये आ गई है। तो इसको इफिशिएंसी को परसेंटेज में शो करने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि ये इसकी इफिशिएंसी क्या है 40%, यानी इस केस में इस साइकिल की इफिशिएंसी 40% ही मैक्सिमम इफिशिएंसी होगी। अच्छा, दूसरी बात जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि भैया रिलेशन अगर कोई रिवर्सिबल है, ऐसे आपको 1-2 ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर कोई भी रिवर्सिबल इंजन है या साइकिल है तो QL/QH इक्वल टू TL/TH, ये रिवर्सिबल के केस में ही होता है, भूलना नहीं है। ये किस केस में होता है, जब भी कोई साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है उसी केस में ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये सब आप जितने भी हाइलाइट्स में फॉर्मूलेस वगैरह दिए हैं वो याद कर लेना कि भैया जो भी हीट होता है तो MC स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर, गामा क्या होता है CP/CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और गामा को स्पेसिफिक हीट रेशियो भी कहते हैं। और ये भी आपको पहले भी पता है कि CP माइनस CV क्या होता है, R होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये रिलेशन को भी याद कर लेना है एडियाबैटिक के लिए। अच्छा, एंट्रोपी और हीट में भी ये रिलेशन याद कर लेना है। अच्छा, ये जो रिलेशन होता है डेल्टा Q इक्वल टू T डेल्टा S, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल होना है, भूलना नहीं है आपको कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही आपस में इक्वल होता है। जब प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ हीट सिस्टम भी जनरेट करता है, तो उसके लिए अलग इक्वेशंस होते हैं। अच्छा, इन जनरल आप बोलोगे तो ये फॉर्मूला है, अगर कोई एक बॉडी का आप टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तो वो उस बॉडी के लिए है, मास उसका, स्पेसिफिक हीट, नेचुरल लॉग, टेम्परेचर फाइनल बाय टेम्परेचर इनिशियल। और क्या बोला मैंने, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो मास पर डिपेंड करता है। तो देखो इसे मास टर्म आया है, इसलिए ये मास टर्म। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये हमेशा ध्यान देना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होता है ये पॉइंट फंक्शन की तरह काम करता है, मतलब फाइनल और इनिशियल स्टेट के एंड पॉइंट्स पर ही डिपेंड करता है। अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो वो पाथ फंक्शन बन जाता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं। थैंक यू। आप न्यूमेरिकल करो, कुछ प्रॉब्लम्स आती है आप मुझे प्रॉब्लम्स को शेयर करो, और इस वीडियो को देखने से पहले हीट इंजन के थ्रू गो थ्रू हो लेना आप, उसमें पूरा दिया हुआ है सोर्स सिंक का डायग्राम और कैसे होता है। और ये पिस्टन सिलेंडर आप बुक में आप पढ़ोगे तो पिस्टन सिलेंडर डिवाइस को ही हम एज ए एग्जांपल मान के ये पूरा प्रोसेस को बनाते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।